गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, जिसमें अपन पढ़ रहे थे धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणधर्म। धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसमें अपन ने पहला पढ़ा धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया या धातुओं का दहन। तो इसमें धात्विक ऑक्साइड बने थे बच्चों। अब इसमें नेक्स्ट है उपधातु। उपधातु क्या है बच्चों? उपधातु देखो उपधातु मतलब धातु अधातु के मध्य के गुणधर्म रखने वाले पदार्थ या तत्व उपधातु कहलाते हैं। जो धातुओं से भी गुणधर्मों में समानता रखती हों और अधातुओं से भी गुणधर्मों में समानता रखती हों, उपधातु कहलाती हैं। तो वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं या दोनों के गुण रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, जैसे बंसी, एसी, तेरी अर्थ। बोरॉन, सिलिकॉन, एस्टेटिन, टेरुलियम, एंटीमनी, पोलोनियम, पोलोनियम, ये सब क्या है? उपधातु है बच्चों। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग नोट डाल के लिखवाता हूँ बच्चों। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कुछ धात्विक ऑक्साइड जल में घुल करके कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुल करके अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुल करके क्षारक का निर्माण करते हैं। क्षारक या क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे
जैसे देखो बच्चों एग्जाम्पल, सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस H2 जल में घुलेंगे और बनाएंगे क्षार, और क्षार क्या बनेगा इससे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यह अभिक्रिया बैलेंस है। यह है सोडियम ऑक्साइड। यह है जल और यह है क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल K2O पोटेशियम ऑक्साइड, ये भी जल के साथ क्रिया का क्षार बनाता है और वो बनता है KOH, पोटेशियम ऑक्साइड। यह है जल और यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, उतार दो। अब ये जो अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया है उसमें सभी अधातु ऑक्सीजन के साथ समान रूप से क्रिया नहीं करती। कोई कम तापमान पे, कोई बिना तापमान पे, कोई उत्प्रेरक पे, कोई किस प्रकार से, कोई विस्फोट के साथ, कोई बिना विस्फोट के साथ। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से क्रियाएं करती हैं। उन क्रियाओं के बारे में अब अपन पढ़ेंगे बच्चों। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ भिन्न भिन्न क्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ भिन्न भिन्न क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। भिन्न भिन्न क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। जैसे गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता। जैसे गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है, लेकिन इसके लोहे चूर्ण को लोहे चूर्ण को, लोहे का चूर्ण लेकिन इसके लोहे चूर्ण को बर्नर की ज्वाला पर डालते हैं
बर्नर की ज्वाला पर डालते हैं, बर्नर की ज्वाला पर डालते हैं तो यह तेजी से जलने लगता है, तो यह तेजी से जलने लगता है। तो यह तेजी से जलने लगता है। जब सामान्यतः आयरन को गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन आयरन का चूर्ण बनाकर बर्नर की ज्वाला से तात्पर्य यह है बच्चों कि जैसे अपन किसी पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसकी वाष्प बाहर निकल रही है, तो बर्नर का मतलब कोई पात्र, जैसे भगोना है, डेगची है, जो भी है। अब लैब में बर्नर चलता है गौर, जिसका छोटा सा छिद्र होता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो बर्नर की ज्वाला पर जब इसको डालेंगे, जो बाहर ज्वाला आएगी उसके ऊपर डालेंगे तो ये तेज़ी से जलने लगता है, मतलब ये रिएक्ट हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जलने लग गया, रिएक्शन करने लग गया। दूसरा पॉइंट बच्चों, सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम सोडियम व पोटेशियम जैसी कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ, जैसी कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ सोडियम व पोटेशियम जैसी कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ तीव्र अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं, तीव्र अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। तीव्र अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम ही जो है वो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। जैसे इसको केरोसिन से बाहर निकालते हैं तो कुछ समय पश्चात ये वायु से नमी पाकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगती है, स्वयं जलने लगती है। तो इस कारण इनको ऑक्सीजन और सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है और ये ऑक्सीजन के साथ तीव्र क्रिया करे लेती है। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो ये अभी मैंने आपको बताया, सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन में डुबाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं जो वायु के संपर्क में आते ही नमी पाकर जलने लगती है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों, सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो देखो बच्चों, सोडियम
व पोटेशियम को सोडियम व पोटेशियम को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। अत्यधिक क्रियाशील होती है, अतः ये वायु के संपर्क में आने पर स्वयं जलने लगती हैं। इस कारण इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इस कारण इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इस कारण इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। यह है बच्चों इसका मुख्य कारण। उतार लो बच्चों इसको। आगे देखते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट इसका। तीसरा पॉइंट Au व Ag ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर भी क्रिया नहीं करती है। उच्च ताप पर भी क्रिया नहीं करती है। इसी कारण इनके आभूषण बनाकर पहने जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ये तो हो गया आपका सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ भिन्न भिन्न क्रिया प्रदर्शित करती है।
नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों एनोडीकरण। तो क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है एनोडीकरण किसे कहते हैं, लिख देते हैं बच्चों। एनोडीकरण किसे कहते हैं। एनोडीकरण किसे कहते हैं। देखो बच्चों, साधारण भाषा में अपन कहते हैं तो किसी पदार्थ पे यदि जंग आ जाती है या किसी की लेप कर दिया जाता है तो वो क्रिया एनोडीकरण कहलाती है। इसे जंग से बचाने के लिए इसे अलमारी है उसके ऊपर पेंट किया जाता है, करते नहीं करते। तो इस प्रकार किसी धातु की राड पे या धातु की सतह पर ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ा दी जाए तो उसे कहेंगे एनोडीकरण। क्या कहेंगे बच्चों, एनोडीकरण। तो देखो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के द्वारा विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के द्वारा विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के द्वारा एल्युमिनियम धातु पर विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के द्वारा एल्युमिनियम धातु पर ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ाई जाती है। ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ाई जाती है। ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ाई जाती है। एनोडीकरण के माध्यम से एल्युमिनियम की सतह को एनोडीकरण के माध्यम से एल्युमिनियम की धातु को नष्ट होने से बचाया जाता है। एल्युमिनियम की धातु को नष्ट होने से बचाया जाता है। ठीक है बच्चों, उतार। ये थी बच्चों धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे दूसरी अपन धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। देखो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड
व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। धातु प्लस जल धात्विक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्ज़ाम्पल देखें तो जैसे मान लो मैं लेता हूँ एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जिंक प्लस H2O, तो जिंक ऑक्साइड प्लस H2, जिंक जल जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल लो, जैसे Na प्लस H2O, तो Na2O प्लस H2। अभिक्रिया को बैलेंस करना है अपने को। इसमें बैलेंस करने के लिए एक वो एक दो ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो ये है सोडियम, ये जल, सोडियम ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस। बताओ, और भी एग्जांपल आप कोई भी कर सकते हो धातु लेके बच्चों। बताओ। ठीक है बच्चों। आगे अपन इसमें देखेंगे बच्चों, मतलब जो जल हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करते हैं, तो किस प्रकार का गैस वाष्प अवस्था में जल है वो करता है, या द्रव अवस्था में, या फिर ठोस अवस्था में। ठीक है बच्चों। तो इसके लिए अलग अलग पॉइंट। जब हम धातुओं की क्रिया जल के साथ करवाते हैं, जब हम धातुओं की क्रिया जल के साथ करवाते हैं, जल के साथ करवाते हैं तो उनकी क्रियाशीलता को जल की प्रकृति प्रभावित करती है। तो उनकी क्रियाशीलता को जल की प्रवृत्ति प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों। तो ये जो हैं अलग अलग, मतलब गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में किस प्रकार कौन क्रिया करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बच्चों। ओके, धन्यवाद।